Assalamu alaikum my dear students, welcome back on another video. My name is Aslan Sami and you are watching my channel Learn with Aslan. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके पेपर जो है वो नज़दीक आ गए हैं और आप सब अपने अपने पेपर की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। आज चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 है और आज की इस वीडियो का टॉपिक है मुल्की इस्तेहकाम में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ख़ान का किरदार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ख़ान ने किस तरह मिलकर मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करने की कोशिश की, कुछ इक़दामात किए, उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। इससे पिछला वीडियो लेक्चर जो था उसमें हमने बात की थी कि पाकिस्तान को इब्तदाई कौन से मसाइल का सामना था, कि पाकिस्तान को कौन से चैलेंजेस जो है वो शुरू में फ़ेस करना पड़े और फिर उसका हल कैसे निकाला गया। तो आज की इस वीडियो में अब हमने बात करनी है कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मुल्क को स्टेबल करने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ख़ान ने क्या किरदार अदा किया। अगर आपने मेरी इससे पिछली वीडियो जो है पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल वो नहीं देखी तो उस वीडियो के लास्ट पर मैं मेंशन कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को करिएगा लाइक और इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली, मुल्की इस्तेहकाम के लिए कायद-ए-आज़म और लियाकत अली ख़ान का किरदार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ख़ान ने किस तरह मिलकर मुल्क को स्टेबल करने की कोशिश की, कुछ इक़दामात उठाए, कुछ ऐसे काम किए जिनकी वजह से वो अपने मुल्क को जो है वो स्टेबल कर सकें, अपने मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा कर सकें। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जो है वो फाइनली तौर पर माज़ी वजूद में आ गया था। लेकिन अब पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था, जो हमने इससे पिछली वीडियो में बात कर ली है। तो उनसे निमटने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ख़ान ने मिलकर अब मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए, अपने मुल्क को स्टेबल करने के लिए कुछ इक़दामात उठाए। लियाकत अली ख़ान का नाम तो आप सब ने सुना होगा। लियाकत अली ख़ान जो हैं वो 8 अक्टूबर 1896 को हिंदुस्तान के एक इलाके कंदल में पैदा हुए। लियाकत अली ख़ान 8 अक्टूबर 1896 को हिंदुस्तान का एक इलाका था जिसका नाम था कंदल में आप पैदा हुए और आप पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म भी आप ही बने, लियाकत अली ख़ान। उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बन गए थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ख़ान ने मिलकर अपने मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए अनथक मेहनत की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ख़ान ने मिलकर अपने मुल्क को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, दिन रात जो है वो मेहनत की, क्योंकि आपको पता है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो 11 अक्टूबर 1948 को जो है वो वफ़ात पा गए थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो है वो 1 साल बाद, पाकिस्तान के बनने के 1 साल बाद आप जो है वो फ़ौत हो गए थे। और ये जो दौरानिया था वो था जी 1 साल 25 दिन का। 1 साल 25 दिन जो है वो पाकिस्तान बनने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज़िंदा रहे और इस टाइम पीरियड के अंदर, इस टाइम टेन्योर के अंदर रहकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने मुल्क को खड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत की। आपके साथ जो है वो फिर लियाकत अली ख़ान जुड़ गए और आप दोनों ने मिलकर अपने मुल्क को जो है वो स्टेबल करने के लिए बहुत अनथक मेहनत की। कुछ लोगों को असूल बताए, कुछ चीज़ें बताई जिनको वो फॉलो कर कर अपने मुल्क को जो है वो स्टेबल कर सकते हैं। सबसे पहले जो जो चीज़ें आपकी बुक में लिखी हुई हैं वहाँ उन्हीं की मैंने जो है वो हेडिंग बनाई हुई है और उसके बारे में यहाँ पर जो है मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आप अपने पास कोई भी रफ नोटबुक जो है वो रख लिए करें ताकि ये पॉइंट अपने पास लिख लें। जब आप बुक से पढ़ते हैं या किसी भी नोट से तैयारी करते हैं तो ये पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी आसानी पैदा करते हैं। महाजरीन की आबादकारी, पहला जो मसला था वो था जी, पहली जो उन्होंने इक़दाम किया था वो था महाजरीन की आबादकारी। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान बनने में 65 लाख महाजरीन जो है वो पाकिस्तान आ गए थे। पाकिस्तान जो है वो 65 लाख महाजरीन आ गए थे। फिर 55 लाख जो है वो हिंदू और सिख वगैरह यहाँ से हिजरत कर कर हिंदुस्तान चले गई थी। टोटल जो है पाकिस्तान पर फिर जो है वो 10 लाख का इजाफी बर्डन पड़ गया था। 10 लाख लोग पाकिस्तान में फालतू आ गए थे और फिर मैंने आपको बताया कि इन लोगों को मैनेज करना, इन लोगों को खुराक प्रोवाइड करना, इन लोगों को घर प्रोवाइड करना, इन लोगों को काम प्रोवाइड करना, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ देंगे कि वो खुद भी कमाएं, खाएं पिएं और उनको स्टेबल करना, उनको घर वगैरह प्रोवाइड करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो महाजरीन की आबादकारी सबसे पहला जो उनका फोकस था कि ये जो महाजरीन आ रहे हैं पाकिस्तान में इनको किस तरह आबाद किया जाए। फिर इसके लिए जो है आपने
बहुत से इकदाम किए महाजरीन की आबादकारी के लिए। उसमें आपने फिर जो है लियाकत अली ख़ान को चेयरमैन बना दिया था पंजाब महाजर कौंसिल का। पंजाब महाजर कौंसिल का लियाकत अली ख़ान को कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने चेयरमैन बना दिया था, जो इन तमाम चीज़ों को देखते कि महाजरीन आ रहे हैं, उनकी आबादकारी, उन लोगों को कहाँ कहाँ रखना है, कहाँ कहाँ उनको जो है वो घर वगैरह प्रोवाइड करने हैं। शुरू में उनको कैंप वगैरह प्रोवाइड किए। तो जो टोटल महाजरीन जो है इस मुल्क में आ रहे थे, असल चीज़ ये थी कि उनको इस मुल्क में आबाद करने, और इसके लिए फिर आपने लियाकत अली ख़ान को जो है पंजाब महाजर कौंसिल का चेयरमैन बनाया, जो कि इन तमाम चीज़ों को देख रहा था, जो महाजरीन आ रहे थे उनको वो मैनेज कर रहे थे। पहला जो कदम उठाया मुल्क को स्टेबल करने के लिए। दूसरी चीज़ थी कि मुल्की सालमियत, मुल्की सलामती के लिए, मुल्की सालमियत यानी मुल्की सलामती के लिए उन्होंने काम किया, क्योंकि पाकिस्तान बन गया था। अब उनको पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला था अपने मुल्क के डिफेंस का। अपने मुल्क के डिफेंस का सबसे बड़ा पाकिस्तान को मसला था, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे इलाके में गिरा हुआ था, साथ ही पाकिस्तान के भारत था जो नया नया सेपरेट हुआ था। लोगों के दरमियान जो है वो बहुत से इख्तलाफात बन गए थे, दुश्मन मुल्क एक तरह से जो है वो बन गए थे। उसके बाद साथ ही अफ़गानिस्तान था। तो मुसलमानों को या पाकिस्तान को जो एक दूसरा मसला इनके सामने आन खड़ा हुआ था, वो था मुल्की सालमियत का, कि अब मुल्की सलामती के लिए उन्होंने क्या करना है। इससे पीछे मैंने आपको बता दी कि उनको मुल्की डिफेंस के लिए जो है फिर बजट वगैरह दिया गया, और हिंदुस्तान से जो पैसे वगैरह लिए वो पिछली वीडियो में बात हो गई है। तो जो दूसरा मेन चीज़ थी वो थी जी मुल्की सलामती के लिए उन्होंने अब क्या करना है, मुल्क के डिफेंस के लिए क्या करना है, कि ये ना हो पाकिस्तान बन गया कोई दूसरा मुल्क आए पाकिस्तान पर अटैक कर दे। ये बॉर्डर्स हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अटैक कर दे या दूसरा मुल्क पाकिस्तान पर अटैक कर दे। इसके लिए फिर पाकिस्तान को अपना डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। तो इस मुल्की इस चीज़ को फेस करने के लिए, मुल्की सलामती को जो है वो फेस करने के लिए उन्होंने क्या किया कि मुल्की बजट का एक बड़ा हिस्सा दिफा के लिए मुख्तस कर दिया, कि जो मुल्क में बजट आ रहा था उसको एक बड़ा हिस्सा दिफा के लिए मुख्तस कर दिया। उस बजट से फिर जो है उन्होंने वेपन्स वगैरह ख़रीदे और कई चीज़ें ख़रीदी, जिससे वो अपने मुल्क के डिफेंस को मजबूत कर सके, कि कोई दूसरा मुल्क आकर पाकिस्तान पर फिर कब्ज़ा करने की कोशिश ना करे, उस पर हमला ना कर दे। और दूसरा क्या था कि भारत और अफ़गानिस्तान के साथ तनाज़ात हल करने की कोशिश की थी, कि भारत क्योंकि एक नया मुल्क बना था, जो पाकिस्तान जो ये नहीं चाहता था कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान जो है वो तकसीम हो। तो इसलिए फिर जब पाकिस्तान बन गया तो ये एक सबसे बड़ा पाकिस्तान का दुश्मन बन गया। तो अब भारत के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात अच्छे करने थे, तो उन्होंने कहा कि हम तनाज़ात को हल करने की बैठ कर कोशिश करते हैं कि हमारे दरमियान जो है वो तनाव कम हो जाए। दूसरी चीज़ थी अफ़गान। अब इन लोगों से निपटने के लिए कि दूसरे ममालिक के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की, कि ताकि वो मुल्क इस मुल्क पर अटैक न करे या कोई ऐसा काम न करे कि इसकी सलामती को ठेस पहुँचे। ये है जी मुल्की सालमियत। और तीसरी चीज़ सूबाई और नस्ली तसुबात से गुरेज। तीसरी चीज़ जो कायद आज़म ने लोगों को बताई वो ये थी कि आपने नस्ली तसुबात से जो है वो गुरेज करने हैं। 15 जून 1948 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक तकरीर की, उसमें उन्होंने ये कहा कि आपने नस्ली तसुबात से बचना है। मतलब नस्ली तसुबात क्या है, मैं आपको यहाँ पर कुछ मिसालें देता चलूँ। सबसे पहले जिसको हम कहते हैं क्लास डिफरेंस, या फिर सूबाई और नस्ली तसुबात में आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर अब जो लोग सिंध में रहते हैं वो कहते हैं जी हम सिंधी हैं। पंजाब में रहने वाले लोग कहते हैं हम पंजाबी हैं। KPK में रहने वाले लोग ज़्यादातर जो है वो पठान हैं, तो वो पख्तून कहलाते हैं। तो इनके दरमियान आपस में जो है वो क्लैशेस पैदा ना हों, या ये ना हो कि ये पंजाबी कहें हम अच्छे हैं, सिंधी कहें हम अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने नस्ली तसुबात से गुरेज करने, कि ये नहीं कहना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, सब बराबर हैं, सब ने बराबर हो के इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि सरकारी मुलाजमीन कौम के खादिम की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दें। सरकारी मुलाजमीन जो थे उनको उन्होंने ये हिदायत दी कि ये लोग मुल्क के खादिम की हैसियत से ये अपने आप को कौम का खादिम समझे, कौम का नौकर समझे, और इसकी हैसियत से अपने कौम की तरक्की के लिए काम करें और अपनी कौम की तरक्की के लिए जो है वो अपने अपने फ़राइज़ अंजाम दें। आप एक खादिम की हैसियत से जो है वो अपने काम करें, और आप जो है अवाम के साथ ऐसा रवैया ना इख्तियार करें, अवाम के साथ ऐसा रवैया आप ना इख्तियार करें कि अवाम को लगे कि आप जो हैं वो हुक्मरान हैं। आप हुक्मरान ऐसा रवैया ना करें कि ये लगे लोगों को कि आप हुक्मरान हैं। ऐसा रवैया रखें कि लोगों को लगे कि आप उनके खादिम हैं, उनके नौकर हैं।
कहने की बात यह कि आपने नस्ली तसुबात को परे रखकर अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए इक़दाम करने हैं। और चौथी चीज़ थी माइशत की मजबूती। माइशत यानी इकॉनमी को आप मजबूत करना था, क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार उसकी इकॉनमी पर होता है कि जिस मुल्क की इकॉनमी जितनी मजबूत होगी वो मुल्क उतना तरक्की करेगा, वो मुल्क उतना जो है वो आगे बढ़ेगा। तो अब चौथी जो चीज़ थी वो थी कि अपने मुल्क की जो है माइशत या अपने मुल्क की इकॉनमी को उन्होंने बेहतर करना है, अपने मुल्क की इकॉनमी को जो है वो आगे लेके जाना है। तो फिर उसके लिए उन्होंने जो है वो कायद अज़म ने लियाकत अली ख़ान के साथ मिलकर कुछ माइशी असूल नुमायाँ किए कि कुछ ऐसे माइशी असूल बनाए, कुछ ऐसे जो है वो माइशी असूल बनाए जिनके तहत रहकर आप अपने मुल्क को तरक्की दे सकते हैं, मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं। और जो लास्ट चीज़ थी, उन्होंने कहा था कि नौजवान नस्ल को उन्होंने नसीहत की थी। वो नसीहत क्या थी? नौजवान नस्ल को कहा था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम पर अपनी जो है वो रग़बत तालीम पर रखें, वो अपना जो फोकस है वो तालीम की तरफ रखें, क्योंकि भी किसी भी मुल्क के नौजवान उस मुल्क का एक ख़ास सरमाया होते हैं, उस मुल्क का एसेट्स हैं। क्यों? क्योंकि यही नौजवान आगे जाकर उन्होंने अपने मुल्क को आगे लेकर जाना है। तो वो जो है इस टाइम पर अपना फोकस जो है वो तालीम पर रखें। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि क्योंकि नौजवान नस्ल है उसका नौजवान नस्ल अपने मुल्क के लिए मुस्तकबिल है। कैसे मुस्तकबिल है? कि वही नौजवान नस्ल आगे जाकर अपने मुल्क को आगे ले जाने में, अपने मुल्क को तरक्की देने में वही नौजवान नस्ल किरदार अदा करेगी। तो वो नौजवान नस्ल कैसे अच्छी हो सकती है? वो पढ़े, वो तालीम हासिल करे और अपने मुल्क को जो है वो आगे लेकर जाए। और जो लास्ट चीज़ उन्होंने कही थी कि उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अभी तालीम की तरफ तवज्जो दें, किसी भी सियासी एक्टिविटी से आप गुरेज करें, किसी भी सियासी एक्टिविटी में ना पड़ें, दंगे फसादों में ना पड़ें। सिर्फ़ और सिर्फ आप इस टाइम पर अपने मुल्क को तरक्की देने के बारे में सोचें, अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए सोचें। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट था वो था खारजा पॉलिसी। खारजा पॉलिसी क्या होती है? खारजा पॉलिसी ये होती है कि आपके मुल्क के ताल्लुकात, आपके मुल्क के दूसरे मुल्कों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, कि पाकिस्तान जो है उसके दूसरी कंट्रीज़ के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। अगर ये ताल्लुकात अच्छे हुए फिर भी हमारा मुल्क तरक्की करेगा, अगर ये ताल्लुकात न अच्छे हुए तो फिर जो है एक नया जो है वो अलमिया जन्म ले लेगा, या एक नई फ़िक्र पड़ जाएगी कि किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात नहीं अच्छे तो वो मुल्क की तरक्की में कोई ना कोई रुकावट पेश कर सकता है। तो इसलिए फिर तीसरी जो लास्ट पॉइंट था वो था कि खारजा पॉलिसी, कि आप जो है उन्होंने खारजा पॉलिसी के लोगों दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की, कि जो हमसाया ममालिक हैं तमाम मुल्कों और हमसाया मुल्कों के साथ बराबरी की बुनियाद पर दोस्ताना ताल्लुकात रखें। ये ताल्लुकात दोस्ताना रहेंगे, एक जो है वो पुरअमन फ़िज़ा कायम रहेगी, दूसरों मुल्कों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे और मुल्क जो है हमारा तरक्की करता रहेगा। इन तमाम चीज़ों को अगर मैं समराइज़ करने की कोशिश करूँ तो सबसे पहली चीज़ थी माजरीन की आबादकारी। उन्होंने माजरीन की आबादकारी के लिए इक़दाम किए। दूसरा, मुल्क की सालमियत यानी मुल्क के डिफेंस के लिए एक बजट में से एक बड़ा हिस्सा जो है मुल्क के डिफेंस के लिए मुख्तस कर दिया, ताकि मुल्क की सलामती को बरकरार रखा जाए। और तीसरी बात जो कही थी, उन्होंने कहा था सूबाई और नस्ली तसुबात से गुरेज करें, कि नस्ली तसुबात से जो है वो आप लोग गुरेज करें और इस टाइम पर अपने मुल्क को आगे लेके जाने की, एक साथ मिलकर अपने मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश करें। और चौथा पॉइंट था, उन्होंने माइशत की यानी इकानमी की मजबूती के लिए इक़दाम किए, ताकि मुल्क की जो है वो इकानमी मजबूत होती जाए और मुल्क जो है वो तरक्की करे। और जो है उन्होंने तलबा को या नौजवानों को ये नसीहत की कि वो अपनी तालीम पर फोकस करें, किसी भी जो है वो सियासी एक्टिविटी से, दंगे फसाद से दूर रहें, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी तालीम पर तवज्जो दें, क्योंकि यही नौजवान किसी भी मुल्क का आगे जाकर मुस्तकबिल होते हैं और यही नौजवान आगे जाकर अपने मुल्क को तरक्की देते हैं। तो इस टाइम वो अपनी तालीम पर फोकस करें। और लास्ट में उन्होंने खारजा पॉलिसी पर जोर दिया कि दूसरे मुल्कों के साथ दोस्ताना और अच्छे ताल्लुकात इस्तेवार किए जाएं। तो चलिए अब हम आते हैं बुक पर। अगर कोई भी आपको अभी भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा या बुक पर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। मुल्की इस्तेहकाम के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान का किरदार। आज़ादी की तहरीक और क़याम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान ने न सिर्फ आइनी जद्दोजहद की बल्कि दिन रात एक कर मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए अनथक मेहनत की। लेकिन 1 साल और 25 दिनों तक मुल्क की खिदमत करने के बाद बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पा गए।
ये वही पॉइंट है कि आपका मुल्क जो है वो आज़ाद हो गया। तो अब मुल्क की तमीर और तरक्की के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ख़ान ने मिलकर जो है वो अनथक कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पा गए। और इस टाइम पीरियड के अंदर लियाकत अली ख़ान और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मिलकर अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए बहुत से इक़दाम किए। 1 साल के इस कलील अरसा में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लियाकत अली ख़ान के साथ मिलकर ऐसे इक़दाम किए जिन पर अमल करते हुकूमत पाकिस्तान ने काफ़ी मसाइल पर काबू पा लिया था। कि आपने लियाकत अली ख़ान के साथ मिलकर कुछ ऐसे इक़दाम किए कि जिन्होंने पाकिस्तान को जो मसाइल थे उन पर काफ़ी हद तक जो है उन्होंने काबू पा लिया था। 3 असूल जिसकी कायद-ए-आज़म ने निशानदेही की वो दर्ज झेल हैं। कुछ कायद-ए-आज़म ने जो है वो असूल अपनाए। सबसे पहले जी महाजरीन की आबादकारी के लिए न सिर्फ लोगों को सब्र की तलकीन दी बल्कि महाजरीन को बसाने के लिए अमली इक़दामात भी किए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मुसलमानों को एक मेन मसला, पाकिस्तानी कौम को एक मेन मसला ये था कि महाजरीन 10 लाख महाजरीन का जो है वो इजाफा हो गया था। आए तो 65 लाख थे, लेकिन 55 लाख जो है यहाँ से चले गए थे, लेकिन इजाफी 10 लाख महाजरीन का पाकिस्तान पर बर्डन पड़ गया था। और अब उन्होंने कहा कि लोगों को सब्र की तलकीन दी कि लोग इनको एक्सेप्ट करें, जो महाजरीन दूसरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं इनको एक्सेप्ट करें और इनको यहाँ पर बसाने की कोशिश करें। सबसे पहले कायद-ए-आज़म ने इसके लिए इक़दाम उठाए कि जो दूसरे मुल्क हिंदुस्तान से महाजरीन आ रहे हैं उनको जो है बसाने के लिए आपने इक़दाम किए। मुल्की सालमियत के मसले को मुकद्दम रखते हुए हुकूमत ने मुल्की बजट का एक बड़ा हिस्सा मुल्की दिफा के लिए मुख्तस कर दिया। भारत और अफ़गानिस्तान के साथ तनाज़े पर पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश की। दूसरी चीज़ थी मुल्की डिफेंस या मुल्की सालमियत। तो आपने मुल्की सालमियत को जो है वो बरकरार रखने के लिए बजट में से एक बड़ा हिस्सा जो है वो मुल्क के डिफेंस के लिए मुख्तस किया। और फिर भारत और अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो तनाज़ात थे, जो उनके दरमियान क्लैशेस थे, उनको हल करने की जो है वो कोशिश की ताकि मुल्क की सालमियत को बरकरार रहे। एक नया मुल्क है, इसको अब किसी दूसरे मसाइल का सामना ना करना पड़े, इसलिए आपने अपने डिफेंस के लिए जो है वो बजट का एक बड़ा हिस्सा मुख्तस किया और भारत और अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात को करने की कोशिश की। कायद-ए-आज़म ने 15 जून 1948 को अपने खिताब में सूबाई और नस्ली तसव्वुरात से गुरेज का मशवरा दिया और सरकारी मुलाज़मीन को तलकीन की कि आप लोग कौम की खादिम की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें और अवाम से ऐसा रवैया रखें कि उनको एहसास हो कि आप हुक्मरान नहीं बल्कि कौम के खादिम हैं। तीसरी चीज़ थी, कायद-ए-आज़म ने बोला कि आप जो है नस्ली और सूबाई इस टाइम पे नस्ली और सूबाई तसव्वुरात से गुरेज करें, किसी भी किस्म की क्लास डिफरेंस में आप ना पढ़ें, सब मिलकर एक हों, मुल्क को आगे ले जाने में किरदार अदा करें। और आपने फिर जो है वो मुल्की मुलाज़मीन को, जो सरकारी मुलाज़मीन थे, उनको भी ये हिदायत की कि आप लोगों के साथ ऐसा रवैया रखें कि लोगों को ये ना लगे कि आप उनके हुक्मरान हैं, बल्कि ऐसा लगे कि आप मुल्क के खादिम हैं और अपने मुल्क को आगे ले जाने में किरदार अदा करें। चौथा पॉइंट, पाकिस्तान की मईशी हैसियत को मजबूत बुनियादों पर खड़ा करने के लिए कायद-ए-आज़म ने लियाकत अली ख़ान के साथ मिलकर मईशत के कुछ रहनुमा असूल की तयन की, जिनका मकसद मसवात और माशरती इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम था। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की इकॉनमी को अच्छा करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को अच्छा करने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लियाकत अली ख़ान के साथ मिलकर कुछ इक़दाम किए जिनके वजह से आपकी मुल्क जो है वो तरक्की करे, मुल्क की इकॉनमी जो है वो बेहतर हो। और इनका मकसद क्या था? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इक़दाम की कि मसवात और माशरती इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम हो, कि मुल्क में मसवात भी कायम रहे और माशरती इंसाफ भी बरकरार रहे। कायद-ए-आज़म ने नौजवान नस्ल की तालीम की तरफ रग़बत करने में भी अहम किरदार अदा किया। आपने नौजवान नस्ल को ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि नौजवान नस्ल किसी मुल्क और कौम का मुस्तक़बिल होते हैं, उनकी बदौलत कौम की किस्मत का फ़ैसला होता है। आपने नौजवानों को तलकीन की सिर्फ और सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो दें, एहतजाज और सियासत से गुरेज करें और मुल्क की बका और खुशहाली के लिए काम करें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो 5वां पॉइंट था, जो उनका मेन मकसद था, उन्होंने नौजवान नस्ल को ये कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पर अपने जो है वो तालीम पर फोकस करें, अपनी स्टडी पर फोकस करें और किसी भी किस्म की ये सियासी चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि नौजवान हैं, ये भी किसी मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे, यही मुल्क को तरक्की दिलाने में अहम किरदार अदा करेंगे। तो इस वक्त नौजवान किसी भी किस्म की सियासी
चीज़ों से गुरेज करें, मुल्क की बका और मुल्क की सलामती के लिए जो है वो अपना काम करें और सिर्फ अपनी जो है वो तालीम पर फोकस करें। जैसा कि पहले अर्ज कर चुके हैं कि पाकिस्तान एक नई मुमलिकत के तौर पर 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा। इसकी शनाख्त और तारुफ के लिए कायद-ए-आज़म और लियाकत अली खान पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनाया और चंद महीनों के अंदर मुल्क के साथ कई ममालिक के साथ दोस्ताना दो तरफ़ा ताल्लुकात कायम किए। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा। अब पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों में इंट्रोड्यूस कराने के लिए, दुनिया में इंट्रोड्यूस कराने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गए। वहाँ पर मुल्कों ने पाकिस्तान को कई मुल्कों ने तस्लीम कर दिया और पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे पर उभरा। और इस टाइम में आपने दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करने की या ताल्लुकात को अच्छा करने के लिए भी, दो तरफ़ा ताल्लुकात को कायम करने के लिए, ताल्लुकात को अच्छा करने के लिए भी कोशिश की। जो खारजा पॉलिसी थी उसको अच्छे से अच्छा तरीके से ताकि दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे रहें, दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो ताल्लुकात ख़राब ना हो, उनकी कोशिश की। पाकिस्तान की नई हुकूमत खारजा पॉलिसी के हवाले से ये नुक्ता अहम था कि तमाम मुल्क से बिलअमूम और हमसाया ममालिक के साथ बिलखसूस बराबरी की बुनियाद पर दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए जाएँ। कि मैंने आपको खारजा पॉलिसी के बारे में बता दिया कि खारजा पॉलिसी क्या होती है। खारजा पॉलिसी बेसिकली आपके दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, ये खारजा पॉलिसी है। तो अब उनका एक अहम मकसद ये था कि तमाम मुल्कों के साथ जो है पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों और बिलअमूम ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं, जो पाकिस्तान की इर्द गिर्द कंट्री है, उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको अभी भी कोई मसला या कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और मेरी दुआ रहेगी कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब व कमरान करे। आमीन सुम्मा आमीन।